हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग पंजाब कॉलेज कैडर का एग्ज़ाम जो कि 20 नवंबर 2021 को हुआ था, जो कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करवाया था, कंप्यूटर साइंस पेपर को डिटेल में सॉल्व करेंगे। ओके, चलो भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड। So the question number one said that in relational schema, each tuple divided into field called। देखो जी, रिलेशनल स्कीमा क्या होता है बेसिकली। तो रिलेशनल स्कीमा इज अ ब्लूप्रिंट दैट इज यूज्ड इन डेटाबेस डिजाइन टू रिप्रेजेंट द डेटा टू बी एंटर्ड इनटू द डेटाबेस। ठीक है जी, ये क्या है, एक तरह से ब्लूप्रिंट को प्रोवाइड करता है और ये डिस्क्राइब करता है कि डेटा को टेबल के अंदर कैसे स्ट्रक्चर्ड किया जाता है। ओके, तो बेसिकली देखो, तो फर्स्ट वन ऑप्शन क्या बता रहा है, मेटा डेटा। नो, मेटा डेटा क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा। B1 क्या बोल रहा है, डोमेन्स। यस, इट विल टेल यू द डोमेन कि व्हाट इज द स्पेसिफिक डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्टिकुलर कॉलम। ठीक है ना। देखो जी, दिस इज योर टेबल। ठीक है, ये हमारा एक टेबल है। ठीक है, इस टेबल के अंदर ये हमने फील्ड बना दिए। ठीक है जी, और दिस रिप्रेजेंट अ टपल। टपल क्या होगा, एक पर्टिकुलर रो। ठीक है जी, पर्टिकुलर रो। अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे लिखा रोल नंबर, राइट। तो रोल नंबर स्पेसिफिकली क्या होंगे, नंबर्स की फॉर्म में, जैसे 1 2 3 4 सोन अप टू कोई हमारे पास पर्टिकुलर नंबर रहेगा। तो उस चीज़ को मैं क्या बोलूँगी, ये एक पर्टिकुलर डोमेन से बिलोंग करते हैं, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज डोमेन हियर। ठीक, क्या बोल रहा है, क्वेरी। क्वेरी तो बेसिकली क्या होगा, क्वेश्चन, और रिलेशन क्या हो गया, ये हमारा प्रॉपर टेबल, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस केस, राइट। चलो, लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इन बिग डेटा द पर्पस द सॉरी इन बिग डेटा द पॉपुलर स्टोरेज सिस्टम HDFS स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे सिंपल एब्रीविएशन दे रखी है HDFS, है ना, तो हमें इसका फुल फॉर्म बताना है। तो क्या बोल रहा है, द वेरी फर्स्ट इज हीप डेटा फाइल स्टोरेज। नो। हाइपर डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, बिल्कुल भी नहीं। हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम और हाई डेंसिटी फाइल सिस्टम। बेसिकली देखो, बिग डेटा हडूप वेरी कॉमन, वी ऑल नो अबाउट बिग डेटा हडूप। ठीक है, तो यहीं से ही आपको ना की मिलेगी कि इट शुड बी हडूप, राइट। तो हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इन कंप्यूटर नेटवर्क द फुल फॉर्म ऑफ वाईमैक्स इज, राइट। वाईमैक्स, देखो, वाईमैक्स क्या है, ए क्या बोल रहा है, वाइड एरियल नेटवर्क फॉर माइक्रोवेव। बी इज वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। C is World Intercept Mobile Access, and D is Wide Area Mobile Access. Okay, so basically WiMAX stands for the Worldwide Interoperability for Microwave Access. तो ये क्या है कि टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है, राइट। सो इसका एम क्या है, ताकि आपको वायरलेस डेटा प्रोवाइड कर सके काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर, राइट। राइट, ये क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स टू फुल मोबाइल सेलुलर टाइप एक्सेस। ओके, ठीक है जी। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस केस। ऑप्शन नंबर 4 said that, sorry, question number 4 said that which is the address range of class C in computer network। तो आपको क्लास C का एड्रेस रेंज बताना है। देखो, तो इस स्पेसिफिक केस में आप क्या करेंगे, देखो आपको रेंज पता होनी चाहिए, राइट। ठीक है जी, इफ यू डोंट नो ना, देयर इज अ ट्रिक आल्सो, बट द रेंज इज इट स्टार्टेड फ्रॉम द 192। ठीक है, तो ये वाली रेंज स्पेसिफिक रहती है हमारे पास क्लास सी नेटवर्क की। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वन दे रखा है आपको, दिस 10.000, दिस इज सम प्राइवेट, क्योंकि 10 वाला प्राइवेट पे रहता है। 128 वाला क्लास बी का है। इधर यू कैन से दिस इज क्लास सी और दिस वन इज फॉर क्लास डी। ठीक है, तो इसके बाद जो बचेगा दैट इज कम्स अंडर क्लास ई। ठीक है, इफ यू डोंट नो ना, सपोज करो कि आपको नहीं आ रहा, ठीक है, व्हाट यू नीड टू डू, आपको ये रिसेंबल करना है 0, दिस इज 10, दिस इज 111 0। ठीक है, तो ये क्या है, क्लास ए की आईडी, फॉर दिस इज क्लास बी एंड दिस वन इज क्लास सी। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस विल बी द क्वेश्चन इन योर हेड, राइट। एग्जाम्पल लो, देखो 110 इट शुड बी इन ऑक्टेट फॉर्म। ठीक है, तो हमें पता है ये 8 बिट लेगा, तो स्टार्टिंग में क्या करो, इसको 0 0 कर दो। ठीक है, 0 0
0, राइट। अब हमें पता है कि दीज बिट्स आर फिक्स, ठीक है। तो ये क्या है, मिनिमम रेंज। जैसे हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं ना, वी नीड टू चेक द मिनिमम रेंज एज वेल एज द मैक्सिमम रेंज, राइट। तो ये क्या आ गया हमारा 0। तो मैक्सिमम के लिए केस में क्या आ जाएंगे, ऑल दीज शुड बी 1, ठीक है जी। अब देखो, अब इसको आपने निकालना है, कैसे निकालोगे, दिस इज योर 1, लेट मी चेंज द कलर, राइट। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128, राइट। अब देखो, 128 प्लस 64, राइट। 128 प्लस 64 कितना होता है, 12, ठीक है। 9, दिस शुड बी 192। तो फर्स्ट क्या होगा, 192, तो 192 शुड बी देयर। अब देखो लास्ट वाला निकालना है ऑब्वियसली। ये टोटल कितना होगा, 255 ना, 255, राइट, यस। उसमें से आप माइनस कर दो 32, क्योंकि 32 पे 0 है, राइट। तो इट शुड बी 322, ठीक है। 222 3, सो दिस शुड बी द आंसर। सो इफ यू डोंट नो ना, आपको रट्टा मारने की नीड नहीं है, आप इसको ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं। इधर इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग, बट ठीक है, करने में सिर्फ हार्डली 1 मिनट ही लगेगा आपको, राइट। Okay, let me erase this. So answer is option number C. Okay, let's move to question number 5. Okay, so question number 5 says, which layer of the OSI reference model perform error checking of data? देखो एरर को चेक हम कौन सी लेयर पे करेंगे। सो ऑप्शन क्या दे रहा है, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर। सो ऑब्वियसली द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डेटा लिंक लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एरर चेक करते हैं, फ्लो को चेक करते हैं डेटा के, और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम डेटा के फ्रेम्स बनाते हैं, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी। देखो ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी एरर चेक रहता है, बट दिस वाज नॉट इन द ऑप्शन, तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर इन दिस केस। ओके, let me clear this. Okay, so question number 6 said that in Ethernet, MAC sublayer uses access method. तो MAC क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, राइट। तो वहाँ पे आप कौन सा एक्सेस मेथड यूज करते हैं, तो फर्स्ट कह रहा है अलोहा, बी इज स्लॉटेड CSMA, सी इज CSMA CD एंड D1 इज नन, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द आंसर, आंसर शुड बी सी, दैट इज CSMA CD. Collision sense multiple access collision, CD for collision detection, we use this one. Okay, question number 7. A certain population of Aloha users managed to generate 70 requests per second. If the time is slotted in units of 50 milliseconds, then the channel load would be. तो हमें चैनल लोड को फाइंड आउट करना है। बेसिकली अलोहा क्या है, अलोहा एक मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल है जहाँ पे डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है एक शेयर मीडियम में। ओके, अलोहा एक कम्युनिकेशन मेथड है in which the source host send the data to be destination host whenever the frame to be sent is available. Aloha, while sending frame, doesn't check for a channel is busy or idle. ये चेक ही नहीं करता कि चैनल बिजी है या फिर आइडल है, इट सेंड्स द फ्रेम्स, राइट। चलो, ये होगी बेसिक डिस्क्रिप्शन। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो चैनल लोड क्या है, बेसिकली चैनल लोड पूछा गया, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, इट शुड बी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट इन 1 सेकेंड, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इट शुड बी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट in 1 second divided by the number of slots in 1 second. Number of slots in 1 second. Okay, now let us solve this. Number of requests कितने हमारे पास, 70 requests per second. It should be in the second, तो सेम ही रहेगी। और सेकेंड वन क्या बोल रहा है, नंबर स्लॉट्स कितने हैं, 50 मिली सेकेंड्स। अब मिली सेकेंड्स हैं, वी हैव टू कन्वर्ट अकॉर्डिंग टू द 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 50 मिली सेकेंड्स,
ठीक है, दैट इज 50 इंटू 10⁻³ ठीक है, इंटू माइनस सेकेंड। इट शुड बी इन सेकेंड्स, है ना, तो हमें किस में निकालना है, 1 सेकेंड्स में ना, इट शुड बी इन ना 1 सेकेंड में, ठीक है। तो 1 सेकेंड में अगर मैंने निकालना है तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 1, ठीक है। तो ये माइनस की पावर ऊपर चली जाएगी, दिस इज 1000/50, इसको काट लो, ठीक है, 5 ऑन द 5 20, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 20, इसको सॉल्व करके तो 20, और यहाँ पे हमारे पास कितना है 70, इसको काट दो 7/2, दैट इज इक्वल टू 3.5। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, ठीक है, 3.5 शुड बी द आंसर। चैनल लोड कितना रहेगा हमारा 3.5। ओके, इन विच टोपोलॉजी if there are n devices in a network, each device is n-1 ports for the cable, very popular mesh topology, ठीक है। तो मैश में क्या होता है, देयर इज अ डेडिकेटेड लिंक बिटवीन ईच पेयर ऑफ डिवाइसेस, राइट। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये मैश है, ठीक है, तो ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ भी कनेक्टेड है। ओके, इफ देयर आर 4 डिवाइसेस देन ये इसके साथ भी कनेक्टेड रहेगा, इसके साथ भी कनेक्टेड रहेगा, ये इसके साथ भी कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास, अगर देखो इन्होंने बोला कि पोर्ट्स कितने रहेंगे n-1, जैसे कि ये है तो ये बाकी के, ठीक है, डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है, जैसे कि 1 2 3 दैट इज n-1, है ना। और अगर नंबर ऑफ वायर्स पूछ ले जाए देन दिस शुड बी n इंटू n-1/2, इतने वायर्स लगेंगी, ये क्वेश्चन पूछ ले जाता है मैश टोपोलॉजी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच राउटिंग एल्गोरिदम each router exchanges information about the entire network with neighboring routers at a regular intervals। देखो रेगुलर इंटरवल पे जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिदम है ये शेयर करता है, ठीक है। इसमें एक प्रॉब्लम आती है बड़ी फेमस, दैट इज काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम, तो वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस पे भी, है ना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, एक मिनट, let me take a pen. Routing is a function of which layer in OSI reference model? Obviously routing किसके साथ concerned है, routing is concerned with the network layer, ये तो बहुत easy है, लड्डू क्वेश्चन, right। क्वेश्चन नंबर 11, which interface your computer uses to talk and exchange data with your modem and other serial devices, ठीक है। तो कंप्यूटर किसके साथ यूज करता है हमारा, इट शुड बी RS3232C। तो ये क्या है, एक इंटरफेस है, ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर यूज़ करता है दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने के लिए थ्रू द मॉडेम एंड द अदर सीरियल डिवाइसेस। ओके, एक DTE होता है, दैट इज डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, ठीक है, एंड DCE दैट इज डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ये दोनों ही यूज़ करते हैं सीरियल बाइनरी डेटा एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ RS232C। If a class B network on the internet has a subnet mask of this, उसे subnet mask दे रखा है, what is the maximum number of hosts per subnetwork? देखो by default जो हमारा क्लास B का होता है सबनेट मास्क वो कितना होता है, 255.255.0.0, जहाँ पे ये क्या है नेटवर्क बिट्स और ये क्या हमारे होस्ट बिट। अब देखो 248 किससे मिलके बनेगा, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 1 1 1, है ना, ज़ीरो 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 डॉट, फिर सारी ज़ीरो ज़ीरोज़ रहेंगी, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट कितने बनेंगे, एक तो लास्ट वाला ऑक्टेट का ज़ीरो दैट इज़ 8, 8 प्लस यहाँ पे 1 आएगा, यस, है ना, यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि देखो 255 माइनस 240 दैट इज 7, तो 7 इन 3 बिट से बनेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो होस्ट बिट में हमारे पास कितनी रहेगी, 8 और 3 11, दैट इज 2 raised to the power
11, ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर 11, 2 रेज़ टू द पावर 11 कितना होता है? That is 2046, right? Option D is the right answer. Okay. The decimal number equivalent of the binary number, this is, ये आप निकाल ही सकते हैं. कैसे निकालोगे? 0, इसको सिंपल कन्वर्ट करो. 0 इंटू 2 रेज टू द पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 द पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 द पावर -3 प्लस 1 इंटू 2 द पावर -4. ओके, -4, राइट. तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास? सबसे पहले हमने किया 1/2 ना, 1/2, तो इसका रहेगा 0.25 प्लस लेट मी राइट 0.25, ठीक है, देन 0.125, 0.0625. It should be 5, 7, 3, 4, 0.4375. Yes, option number B is correct. What is the, पहले इसको इरेज करें, थोड़ी स्पेस क्लीन हो जाए, फिर सॉल्व करते हैं. Okay, what is the binary equivalent of gray code? 1110. अब ये ग्रे में है, हमें इसका बाइनरी लेना है, ठीक है जी. इट इज़ इन द ग्रे और हमें इसका बाइनरी लेना है, तो कैसे लेंगे? देखो जी, पहले ये सेम रहेगा, फिर इसका और इसका एक्सॉर करना है. 1 XOR 1, इट शुड बी 0. देन 0 XOR 1, 1. 0 XOR 1 और 0 का 1 एंड 1 0 का 1. तो ये आंसर आ रहा है हमारा 10111. देन द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ओके, द बुलियन एक्सप्रेशन, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द बुलियन वेरिएबल. तो यहाँ से ही ले लो, यहाँ से हमारे पास ए आ रहा है, ठीक है, प्लस यहाँ से हमारे पास सी आ रहा है, ठीक है. तो इसको जब आप मिनिमाइज करोगे, ठीक है, तो इस पेयर से आपके पास ए कॉमन आ जाएगा और इस पेयर से आपके पास सी कॉमन आ जाएगा. तो बी अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली ये किस पे इंडिपेंडेंट है? पी पे इंडिपेंडेंट है. विच इज़ नॉट एन एड्रेसिंग मोड ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर? इमीडिएट, इम्प्लाइड, इम्प्लिसिट और डायरेक्ट, ये सभी हैं, ठीक है. और ये क्वेश्चन में स्टार हुआ था, मार्क्स गोज टू ऑल जस्ट बिकॉज ऑल आर द एड्रेसिंग मोड इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर. Question number 17. Move bx, al type of data addressing is called as. देखो यहाँ पे क्या है? Move this. ये वाले क्या होते हैं? ये होता है जब हमने कुछ indirect, है ना, लेना है, तो हम ऐसे वाले ब्रैकेट को यूज़ करते होते हैं. तो indirect तो रहेगा, साथ में ये क्या है? Registers है. That bx is register. तो it will go to register indirect addressing mode. Stack तो है ही नहीं, stack में तो हम push pop यूज़ करते हैं ना, जीरो एड्रेस के अंदर आता है. रजिस्टर रिलेटिव, नो. रजिस्टर भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोमा दिस मूव करके ले रखा है, तो दिस इज रजिस्टर इनडायरेक्ट. द मिनिमम नंबर ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप नीडेड टू डिजाइन अ मोड 258 काउंटर. देखो 258 काउंटर के लिए हमें कितना चाहिए? तो इसका निकालो अब, लॉग बेस 2 258. 258 कितने जगेंगे? ऑब्वियसली 9 लगेंगे हमारे पास, है ना, ठीक है जी. 9 काउंटर शुड बी नीडेड. अगर यहाँ पे 256 रहता तो कितने काउंटर होते? तो 8 आते, बट यहाँ पे क्या है? 258 है, तो हमें 9 काउंटर्स की नीड पड़ेगी. ओके. क्वेश्चन नंबर 19 सेड दैट द रजिस्टर यूज्ड एज वर्किंग एरिया इन सीपीयू इज. तो जो वर्किंग एरिया होता है सीपीयू का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली अकोमोलेटर, ऑप्शन बी. ओके. क्वेश्चन नंबर 20. The process of fetching and execution instruction one at a time in order of increasing address is called as. देखो बोल रहा है fetching and executing instruction, right? तो कौन सा है one at a time? तो A is straight line sequencing, no. B is instruction execution, no. C is instruction fetch, right? जब हमने fetch किया, that is called as instruction को हम fetch करके लाए हैं, right? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट.
Question number 21. The CPU of a computer takes instruction from the memory and execute them. This process is called अभी हमने क्या रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं fetch execute cycle. ठीक है, तो आपको यहीं से एक की मिल रही है execute them, तो fetch execute cycle, right? Question number 22. The bus which is used to transfer data from main memory to peripheral devices. ठीक है, जब मेन मेमोरी और सम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में आपने डेटा को ट्रांसफर करना है तो हम क्या यूज करते हैं, हम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस यूज करते हैं, दैट इज डीएमए बस इज यूज्ड. ठीक है जी. Okay, question number 23 said that how many 32 into 1 RAM chips are needed to provide a memory capacity of 256 bytes. देखो जी, तो यहाँ पे ना एक टाइपिंग मिस्टेक मे बी इनसे हुई होगी. दिस शुड बी ना 32K, तो यहाँ पे K आना चाहिए था, है ना, 32K into 1. ठीक है जी, चलो हम इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, वी नीड, हमें कितनी चाहिए, 256K बाइट्स, इट शुड बी बाइट्स, है ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 256K को मैं K ही डाल देती हूँ. ठीक है, K इज 1024 बेसिकली, और यहाँ पे लिख दो क्योंकि ये कट जाएगा, इंटू 8 बिट्स. ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 32 इंटू K, है ना, इंटू K, राइट. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, दिस इज ऑल्सो इन बिट्स, राइट, K से K कट गया, दिस इज 2 raised to the power 10, और यहाँ पे देखो दिस शुड बी 2 raised to the power 5 एंड दिस शुड बी 2 raised to the power 8. तो यहाँ पे हमारे पास कट क्या आएगा, 2 raised to the power 3 इंटू 8. ठीक है, 2 raised to the power 3 कितना होता है, 8 मल्टीप्लाई बाई 8, द आंसर शुड बी 64. ठीक है जी, 64 आंसर रहेगा इस केस में. ओके, देखो हमें ना हमेशा याद रखना, देखो यहाँ पे बाइट्स गिवन था, है ना, तो बाइट्स है तो हमें ना सेम यूनिट पे लेके आना होता है. जैसे यहाँ पे सिंपल 1 है, दिस शुड बी इन द बिट. ठीक है, और यहाँ पे बाइट मेंशन है. ओके, बाइट का मतलब क्या हुआ, ठीक है, 8 बिट्स. ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 8 के साथ मल्टीप्लाई किया था. इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, अदरवाइज आपकी मिस्टेक हो जाएगी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए. ओके, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल while solving the numericals. Easy है, इंटरेस्टिंग है, बट छोटी छोटी मिस्टेक्स है ना, इनको ध्यान रखना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 24. इफ द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन पुश 1, अच्छा हमारे पास एक स्टैक है, ठीक है, जिसमें उसने पुश किया 1, देन पुश कर दिया 3. ठीक है, फिर उसने पॉप किया तो यहाँ पे आ गया 3. अब उसने क्या किया, पुश किया 1, ओके, अगेन पुश किया 1, देन पुश किया 3, देन 3 टाइम पॉप ऑपरेशन किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 3 3 1 एंड 1. ठीक है, ये सब चीज़ें बाहर आ जाएंगी, पॉप पॉप पॉप. ठीक है, 3 टाइम पुश 3 एंड पॉप, तो ऑब्वियसली पुश 3 किया और साथ साथ पॉप कर लिया, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, सीक्वेंस रहेगा, दैट इज 3 3 1 1 3, ऑप्शन नंबर ए. ओके, इट इज प्रेटी सिंपल टू सॉल्व. ओके, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव करते हैं. द परफॉर्मेंस ऑफ पाइपलाइन प्रोसेसर सफर्स इफ, पाइपलाइन प्रोसेसर कब सफ़र करेगा, इफ़ द पाइपलाइन स्टेजेस हैव डिफरेंट डिलेज. एग्जैक्टली, क्योंकि हम मैक्सिमम डिले को ले लेते हैं फिर, है ना. ओके, बी क्या बोल रहा है, कॉन्सिक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. यस, बिल्कुल. पाइपलाइनिंग शेयर हार्डवेयर रिसोर्सेज. ओके, तो क्या आंसर रहेगा, सबसे सफ़र कर रहा है इन सबसे, तो डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव. Okay, question number 26. A linear collection of data element where the linear node is given by mean of pointer is called. तो इसको हम क्या बोलेंगे, linked list. ठीक है, linked list. It should be the answer. Question number 27. The average search time of hashing with linear probing will be less than if the load factor. Load factor क्या होना चाहिए, far less than 1 होना चाहिए. ठीक है, B. Stack is useful in implementing Redux. रिकर्शन, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, नन ऑफ दिस. रिकर्जन के लिए हम हमेशा स्टैक को यूज करते हैं, तो 28 का बी आंसर होगा. 29. गिवन अ ब्लॉक कैन होल्ड ईदर 3 रिकॉर्ड्स और 10 की पॉइंटर्स. देखो एक ब्लॉक है, या तो वो 3 रिकॉर्ड्स को होल्ड करेगा या फिर वो 10 की पॉइंटर्स को होल्ड करेगा. एक डेटाबेस है जो कंटेन कर रहे हैं n
records को, then how many blocks do we need to hold the data file and the dense file? देखो यहाँ पे बोल रहा है डेटा प्लस डेंस इंडेक्स होना चाहिए, ठीक है जी। We said that the number of blocks needed to store data file with n records. अगर डेटा फाइल में n records हैं, ठीक है, यहाँ पे है ना, तो हमें कितना लगेगा? This should be n by 3, ठीक है, प्लस यहाँ पे एंड है ना, प्लस एंड द डेंस इंडेक्स के लिए हमें कितना लगेगा? n डिवाइड बाय 10, ओके, n डिवाइड बाय 10, राइट। अब हमें क्या करना है? इनका एलसीएम लेके आंसर बता देना है। तो सिंपल कितना रहेगा हमारे पास? 30, इट शुड बी 10n प्लस 3n, दिस शुड बी 13n बाय 30 ब्लॉक्स, ठीक है जी, इतने चाहिए होंगे हमें। ओके, 30 का बोल रहा है अ कंप्लीट बाइनरी ट्री विद द प्रॉपर्टी दैट द वैल्यू एट ईच नोड इज एट लीस्ट एज लार्ज एज द वैल्यू एज इट्स चिल्ड्रन इज कॉल्ड। जब उसने एटलीस्ट एज लार्ज बोल दिया, ठीक है, व्हाट शुड बी द आंसर? इट शुड बी हीप प्रॉपर्टी ना, हीप में होता है इधर, इट शुड बी अ मैक्स हीप और अ मिन हीप, ठीक है। ओके, लार्ज हीप की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट इज स्पीकिंग अबाउट द मैक्स हीप, ओके, कि रूट की वैल्यू है जो वो मैक्सिमम होनी चाहिए एज कम्पेयर टू देयर चिल्ड्रन। चलो जी आगे करें। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एजेंट एनवायरनमेंट इन एआई? एआई का एजेंट एनवायरनमेंट कौन सा नहीं है? ए प्रेडिकेट, बी डिस्क्रीट, सी वर्चुअल या डी कॉन्टिन्यूअस? ऑब्वियसली वर्चुअल है ना, वर्चुअल कोई टाइप का एजेंट नहीं होता है एआई में, ठीक है। 32, which one is not in a search algorithm used in AI? तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च यस एल्गोरिदम है, ग्रेडी बेस्ट फर्स्ट सर्च भी एक एल्गोरिदम है, ए स्टार तो बहुत ही फेमस एल्गोरिदम है, पाथवे सर्च नहीं रहता, तो दिस शुड बी ऑड वन आउट, ठीक है। दिस इज द ब्लाइंड डैश इज अ कंप्यूटर विजन टेक्निक दैट रिलेज ऑन इमेज टेम्पलेट्स। देखो इमेज टेम्पलेट्स पे कौन सी रहती है? इमेज टेम्पलेट पे कौन सा बेस्ड है? इट शुड बी मॉडल बेस्ड विजन, जो मॉडल बेस्ड विजन है वो इमेज टेम्पलेट बेस्ड है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, इन टू प्लेयर जीरो सम गेम्स द मिनीमैक्स सोल्यूशन इज सेम एज द, जो हमारा मिनीमैक्स सोल्यूशन है वो किसकी तरह सेम रहता है? इट शुड बी सेम एज द नैश इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। देखो जी मिनीमैक्स क्या है? देखो मिनी मैक्स, मिनिमम प्लस मैक्सिमम से बना मिनी मैक्स। तो देखो जब हम कोई गेम खेल रहे होते हैं तो हमारा एजेंडा क्या होता है? हमारे जो स्कोर है इट शुड बी मैक्सिमम एंड सामने वाले का जो स्कोर है इट शुड बी मिनिमम। तो मिनिमम करना है सामने वाले का और मैक्सिमम मैंने अपने पॉइंट्स को लेके आने हैं, तो मिनी मैक्स, ओके, टू प्लेयर जीरो में, तो नैश इक्विलिब्रियम इज द आंसर इन दिस केस। The fuzzy logic is different from conventional control method by first is recursive approach, option number B said if and then approach, option number C do while and D is for। देखो अगर हमें odd one out करना हो तो recursive do while and for the repetitive task, and B क्या बोल रहा है if and then approach, ठीक है, तो ये क्या होगा? decision making, while A, C and D are comes under iterative approach, तो option number B is correct one in this case, ठीक है ना। तो fuzzy logic क्या है? फजी लॉजिक क्या है? जिसमें हमारे पास मेंबरशिप फंक्शन गिवन होता है, जैसे ए इसके साथ इसकी डिग्री गिवन होगी जैसे कि 0.5 है ना, तो इसमें इन्वॉल्व रहता है कि कितना ये इन्वॉल्व करेगा एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर, राइट। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है? एन artificial neural network is based on a collection of connected units or node called, that is called as artificial neurons, ठीक है, तो उन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 said that the hope filled network and dash model of neural network have the same properties, ठीक है, तो किसकी सेम प्रॉपर्टीज रहेंगी? ऑप्शन ए विजन स्टफ मॉडल, ऑप्शन बी ग्लिम्पसी मॉडल, ऑप्शन सी फ्रिस्की मॉडल एंड ऑप्शन डी आइसिंग मॉडल। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन दिस केस, आइसिंग मॉडल एंड हॉपिफाइड मॉडल की सेम प्रॉपर्टीज रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 38,
विच वन इज नॉट एन कंपोनेंट ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो आपने बताना है कि कौन सा कंपोनेंट नहीं है, यहाँ पे नोट को ध्यान से पढ़ना होता है। ओके ओके, ए इज सीक्वेंसिंग क्यू, बी इज लर्निंग रेट, सी इज कनेक्शन एंड वेट्स, एंड डी इज propagation function. So sequencing queue is not a function or not a component of artificial neural network. Okay, let us move toward the question number 39. ओके, इसको इरेज करें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है अ 3 इनपुट न्यूरन इज ट्रेन टू आउटपुट अ 0 व्हेन द इनपुट इज 1110। अगर इनपुट 1110 है तो 3 इनपुट न्यूरॉन जो रहेगा वो कितना हमें आउटपुट देगा 0, एंड अ 1 व्हेन द इनपुट इज 1111। ठीक है जी, 1111 के टाइम पे हमारे पास 1 आ जाएगा। आफ्टर जनरलाइजेशन द आउटपुट विल बी 0 व्हेन एंड ओनली व्हेन द इनपुट इज। ठीक है, तो जनरलाइज करने के बाद वो बोल रहा है कि आउटपुट आपकी 0 आनी चाहिए। ओके, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो ये देखो, कह रहे हैं आउटपुट इज 0, 0 रहेगा जब आपका इनपुट क्या है 1110, एंड 1 रहेगा जब क्या है हमारे पास इनपुट 1111, राइट, 1111। तो यहाँ से ऑब्जर्व हो रहा है, देखो ये दो डिजिट तो सेम रह रहे हैं, है ना, यहाँ से 0 से 1 हुआ तो ही इसकी जो हमारे पास आउटपुट है वो चेंज हुई, है ना। द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यू हैव टू चेक। ठीक है जी, अब देखो कैसे रहेगा, देखो 0, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो ऑब्वियसली 0 1 1 1 के केस में तो 1 ही आएगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, 0 0 1 1, तो 1 1 के केस में 1 ही आता है, और गिवन है देखो, और जैसे हम करते हैं ट्रू और फॉल्स, देन द आंसर विल बी ट्रू, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे भी 0 है, फिर से 0 है, 0 है एंड 1 है, राइट, सिंगल 1 इज देन शुड बी ट्रू, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट सिग्निफिकेंट, दिस इज योर 0, then 0, then 0, and then 0, then it should be the answer. Option number D is correct in this case. ठीक है, अगर पेपर में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना, यू कैन ऑल्सो यूज द ऑड वन आउट मेथड। ठीक है, मतलब जब मैं सॉल्व करती होती हूँ ना पेपर, आई ऑलवेज गिव प्रायोरिटी इन द क्वेश्चन दैट आई कुडंट सॉल्व दैट। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ऑड वन आउट करती हूँ। ठीक है, इट विल हेल्प मी टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ए इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, बी क्या बोल रहा है, मल्टी टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क एंड रियल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑब्वियसली बी। ठीक है, ये तो बहुत स्मॉल और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 41 सेड दैट इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच वन इज नॉट एनी टाइप ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक है, कौन सी नहीं है, तो ऑब्वियसली मल्टी टारगेट कोई होती नहीं है, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, मल्टी लेवल क्यू एंड मल्टी लेवल फीडबैक क्यू वी डू, एंड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग भी हम करते हैं, बट बी ऑप्शन इज नॉट देयर। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 42, in an operating system the banker's algorithm is used for। बैंकर्स एल्गोरिदम हम कब यूज करेंगे, जब हमें डेडलॉक को अवॉइड करना है, राइट, डेडलॉक अवॉइडेंस शुड बी द आंसर। Question number 43. In an operating system, the difference between memory allocated and required space or memory is called as। The difference between, देखो तो वो क्या कहना चाह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द मेमोरी एलोकेटेड। ठीक है, तो हमारे पास सपोज करो दिस इज द मेमोरी। ओके, तो उसने बोला द मेमोरी एलोकेटेड एंड रिक्वायर्ड स्पेस। ठीक है, हमें ये मेमोरी एलोकेट हो गई है। ठीक है, दिस इज फॉर द प्रोसेस ए एंड दिस इज फॉर द प्रोसेस दिस इज द प्रोसेस P1 एंड दिस इज द प्रोसेस P2। ठीक है, कुछ है, बट जो प्रोसेस का एक्चुअल साइज रहेगा, लेट अस सपोज कि इसने इतनी मेमोरी कंज्यूम करी और ये बच गई। ठीक है, तो व्हाट इट सेड, द डिफरेंस बिटवीन, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मेमोरी एलोकेट। ठीक है, एलोकेट इसने इतनी करी, बट जो रिक्वायर्ड था दिस फुल इज द रिक्वायर्ड, तो ये क्या हो गया, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Question number 44 said that in an operating system, when the system spend most of its time shuttling pages between the secondary memory and the main memory due to frequent page faults, this concept is known as। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि जब हम पेज को मेन मेमोरी में ला रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी से,
ठीक है, तो और ऑपरेटिंग सिस्टम का ज़्यादा टाइम इसी कंसेप्ट में जा रहा है पेजेस को लाने का। तो आप इस कंसेप्ट को क्या कहोगे? ओके, क्या कहेंगे हम इस कंसेप्ट को? हम कहेंगे थ्रेशिंग। थ्रेशिंग, ठीक है, जब हमारा सीपीयू है वो बिजी है पेजिंग को स्विच करने में रादर देन कुछ पर्टिकुलर काम करने में, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज द थ्रेशिंग। और इससे हमारे जो सीपीयू है उसकी जो थ्रूपुट है वो कम हो जाती है, राइट। ठीक है, तो मैक्सिमम सीपीयू का टाइम लग रहा है। दिस इज द वेरी फेमस डायग्राम ऑफ थ्रेशिंग, आई गेस यू नो दैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, अ प्रोसेस एग्जीक्यूट द कोड फोक फोक फोक, मतलब 3 टाइम उसने फोक क्रिएट किया था, टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस क्रिएटेड इज। तो हमें पता है कि फोक क्या करता है, वो एक नई प्रोसेस को क्रिएट करता है ना। तो हमें पता है 2 raised to the power n माइनस 1 चाइल्ड प्रोसेस आर देयर, है ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3, दैट इज 2 raised to the power 3 कितना हुआ 8, माइनस 1 इज 7, 7 चाइल्ड प्रोसेस आर देयर। बट यहाँ पे चाइल्ड की जगह टोटल लिखा होता है, तो व्हाट शुड बी द आंसर, इट शुड बी 8 इन दैट केस। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, at a particular time of computation the value of a counting semaphore is 7। ठीक है, जो वैल्यू है सेमाफोर की दैट इज 7, then 30p operations and 15v operations were completed on this semaphore, then the resulting value of the semaphore is, ठीक है, then minus 30p मतलब माइनस वेट कर रहे हैं हम, एंड 15v ऑपरेशन, राइट। देन द क्या वैल्यू रहेगी हमारे पास सेमाफोर की, देखो दिस शुड बी -15, 7 माइनस 15, देन इट शुड बी -8, शुड बी -8 आंसर आना चाहिए। बट पेपर में ये आंसर गिवन ही नहीं है और अथॉरिटी ने इसे ना स्टार कर दिया था, दैट इज कि क्वेश्चन एम्बिगुअस है और हर एक कैंडिडेट को एक नंबर दिया जाएगा, राइट। तो बट द करेक्ट आंसर शुड बी -80 और ये ऑप्शन में नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, विच मॉडल रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की कॉस्ट कौन सा मॉडल रिड्यूस करता है? तो ए इज वाटरफॉल, बी इज प्रोटोटाइप, सी इज इटरेटिव एंड डी इज डिस्क्रिप्टिव मॉडल। तो कोर्स की बात कर रहे हैं तो हम प्रोटोटाइप मॉडल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा कस्टमर को हम प्रोटोटाइप बना के दिखा देते हैं कि आपको यही चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या रिड्यूस हो जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द following cannot be applied with the software according to the software engineering layers। देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, राइट, तो सॉफ्टवेयर में मैन्युफैक्चरिंग वर्ड यूज नहीं होता, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर इज नॉट अप्लाइड, है ना। सॉफ्टवेयर कैन बी डेवलप्ड, तो हम बोलते हैं ना सॉफ्टवेयर को हम डेवलप करते हैं बट मैन्युफैक्चर नहीं करते। तो दिस शुड बी द आंसर। ओके, 49, अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग आर अ फॉर्म ऑफ, ए इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, बी इज इंटीग्रेशन, सी इज सिस्टम एंड डी इज यूनिट। ओके, तो अल्फा बीटा क्या होता है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, है ना, एक्सेप्ट करते हैं। देखो अल्फा टेस्टिंग कहाँ पे होती है, डेवलपर एंड पे, जब हमारा प्रोडक्ट रेडी होता है तो डेवलपर उसको रन करके देखेगा। एंड बीटा कहाँ पे होती है, जब हमने कस्टमर को दे दिया और कस्टमर साइड पे हम उसको रन करके देख रहे हैं, ठीक है। तो वो किसके एंड पे आ रहे हैं, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पे आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इन दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, a graph G is called a planar graph if it can be drawn in a plane without any, ठीक है। तो प्लेनर ग्राफ की डेफिनेशन क्या होती है, प्लेनर ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें कोई भी क्रॉस एज नहीं रहती, मतलब एक एज जो इंटरसेप्ट ना करे दूसरी एज को, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारा एक प्लेनर ग्राफ होता है लाइक दिस, ठीक है। तो ये एक प्लेनर ग्राफ नहीं है क्योंकि ये वाली एज ने इस एज को काट दिया, ठीक है। वेदर आई कंसिडर सर्कल, तो ये हमारा एक प्लेनर ग्राफ है क्योंकि कोई भी एज है वो आपस में एक दूसरे को काट नहीं रही है, ठीक है। तो सिंपल है, साइकिल फॉर्म बिल्कुल नहीं, ठीक है। वर्टिसेस का कुछ भी इशू नहीं है, एजेस क्रॉस, ठीक है। तो एजेस क्रॉस नहीं करनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 51, अ कनेक्टेड ग्राफ विद इन वर्टिसेस हैज एटलीस्ट डैश एजेस। देखो इन्होंने ना यहाँ पर ट्विस्ट कैसे डाला, एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम। देखो कनेक्टेड ग्राफ में पता है कि कनेक्टेड ग्राफ में क्या है, हर एक वर्टिस दूसरे वर्टिस से रीचेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो कितनी एजेस होनी चाहिए, उसने बोला एटलीस्ट, कम से कम कितनी एजेस होनी चाहिए, ऑब्वियसली कम से कम कितनी होनी चाहिए, n-1 एजेस होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि दिस एंड दिस, ठीक है। हाउ मच वर्टिसेस देयर, देयर n,
तो अगर मुझे इसको कनेक्टेड बनाना है तो दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड है ना, मैं ट्रिवर्स करके यहाँ से यहाँ तक जा सकती हूँ, इसको यहाँ से हम देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर इसने यहाँ पे जाना है तो यहाँ पे डायरेक्ट लिंक तो नहीं है, बट इट कैन ट्रिवर्स लाइक दिस फैशन एंड ये यहाँ तक पहुँच सकता है। तो n-1 यहाँ पे एटलीस्ट ने ट्विस्ट क्रिएट किया है, ठीक है जी। ओके, तो अगर यहाँ पे मैक्सिमम होता तो हम कैसे निकालते हैं, n इंटू n-1/2, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं फॉर मैक्सिमम एजेस चेक करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है, इन ग्राफ थ्योरी अ डायरेक्टेड ग्राफ और डायग्राफ इज मेड अप ऑफ set of vertices connected by directed edges. These directed edges are often called as, तो हम directed edges को हम क्या बोलते हैं, pointers, pointers तो like this है ना, arcs, ठीक है। nodes क्या हो गए, जैसे कि ये हमारे nodes हैं, and corners, corners का concept हो गया जो लास्ट वाले हमारे पास connected रहते हैं, ठीक है। तो हम उसको जो डायाग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ में इसको आर्क्स बोलते हैं, ठीक है। इनकमिंग आर्क और आउटगोइंग आर्क, इनकमिंग क्या होगा, जो उसकी तरफ आ रही है लाइक दिस, ठीक है, ये क्या है, इनकमिंग है। और ये क्या हो गई, आउटगोइंग हो गई, जो इस नोट से बाहर जा रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है, इफ अ प्लेनर कनेक्टेड ग्राफ हैज वी वर्टिसेस एंड ई एजेस एंड एफ फेसेस देन दिस इज इक्वल टू व्हाट। देखो ये सिंपल क्या बता रहा है, ये आपको रीजन का फॉर्मूला बता रहा है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रीजन, जब हमें कनेक्टेड रीजन्स को फाइंड आउट करना होता है, सॉरी कनेक्टेड नहीं, जब हमें रीजन्स को फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, एजेस माइनस वर्टिसेस प्लस 2, है ना, व्हेन वी हैव टू फाइंड द रीजन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आर की जगह उन्होंने, आर क्या है हमारे पास, फेसिस, तो आर को उन्होंने एज अ फेस ले लिया, ठीक है। तो इसको आप एफ लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एजेस माइनस वर्टिसेस प्लस 2। अब इसको इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कर लें, ठीक है। तो उसने बोला वर्टिसेस प्लस फेसेस, तो फर्स्ट फेसेस यहाँ पे है, अगर मैं ये वाले वी को यहाँ पे लाऊंगी तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, एजेस माइनस का हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2 बचा है, तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 54, विच इज नॉट एनी लॉ ऑफ सेट थ्योरी, कौन सा लॉ नहीं है, तो डी मॉर्गन लॉ, बहुत पॉपुलर, जो कॉम्प्लीमेंट पे वर्क करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जब हमने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है एक पर्टिकुलर वेरिएबल को, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ, दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, एंड असाइनमेंट लॉ कोई नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर हियर। Question number 55. The cardinality of the set S is equal to P by Q such that PQ belongs to N, that is the natural number, and P and Q is less than equal to 10. और PQ की रेंज कितनी रहनी चाहिए, that should be less than equal to 10. तो यहाँ पे कार्डिनैलिटी क्या है, that is the collection of different element that a set can contain. ठीक है, तो कंटेन कैसे करेगा, P डिवाइड बाई Q, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल लिया है, तो सबसे पहले हम लेंगे 1 डिवाइड बाई 1, राइट। देन सेकेंड में मैं लूँगी 1 डिवाइड बाय 2, then I take 1 divided by 3, then I take 1 divided by 4, then I take 1 divided by 5, 1 by 6, 1 by 7, 1 by 8, 1 by 9, and 1 by 10, right? Similarly, here I take 2 by 1, right? 2 by 2, 2 by 3, 2 by 4, 2 by 5, 2 by 6. Similarly, 3 by 1, 3 by 2, 3 by 3. We are getting 1. If you find out. यहाँ पे हो चुका है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, देखो 1 डिवाइड बाय 1 कितना होता है, 1। सिमिलरली दीज ऑल डायगोनल एंट्रीज आर ऑल 1, ठीक है ना। तो हम इसको सर्कल कर रहे हैं, क्योंकि कार्डिनैलिटी का मतलब क्या है, यूनिक एलिमेंट्स, एंड इसकी तो सेम ही आएगी वैल्यू, दैट इज 1। तो हम इसको क्या करेंगे,
सर्कल कर लेंगे, राइट। सो दीज ऑल आर 1, ठीक है, तो ये सब क्या है, 1 है, ठीक है जी। तो वी शुड एलिमिनेट दिस, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1/2, देखो 1/2, सो दिस इज ऑल्सो 1/2, ठीक है ना, ये भी 1/2 है, दिस इज ऑल्सो 1/2, 1/2, 1/2 एंड 1/2, ओके। ओके, सो नेक्स्ट 1/3, ओके, 1/3, तो 1/3 क्या हो जाएगा, दिस इज 1/3, दिस इज 1/3, राइट, तो ये 1/3 है। ऐसे ही 1/4, ओके, 1/4 क्या लिखेंगे, 1/4 क्या करेंगे, 1/4 इज और 1/4, ओके, okay, so basically any this will be 1, okay, okay, this is 2 है, right, 2, so this is also 2, right, here this is 2, right, what is बनेगा, so this is also 2, 6, 6, 5, ये 2 है, okay, and that right, so these are और 3, 3 के किस तरह के 3, 6/2, 3, ठीक है, and 9/3 is also 3, okay, okay, ठीक है, ये 3 हो जाएगा, I guess ठीक है ना, हाँ जी, okay, okay, for example 2 by this is our 3/2 है ना, 3/2, तो ये है मतलब 3/2, this is 3/2 and this is also 3/2, right, ठीक है, ये भी सही रहेगा, okay, similarly we need to check all, ठीक है जी, this is our 2, ये related है, and 4, ठीक है, yes, this is again repetition कितना है, 6/4, this is 3/2 repetition, okay, this is also comes under repetition value, this is 6/9 है, this is 2/3, right, ये repetition आ रहा है, ये repetition आ रहा है, okay, 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 this is also under repetition, this is under repetition, ये 1/5 repetition है, right, this is result है, हमने repetition कितने लगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और so we have total 100 values, out of that 37 is repeating, so we need to eliminate those 37 values and we'll get 63 as the answer, okay, so option number C is correct. Okay, the question number 56 said that let x is equal to alpha 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 4 and y etc जिसमें contain element a और 3, what is the correct list of the, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, a4 है हमारे पास और दूसरे एंड पे क्या है a3, तो सबसे पहले a इंटू ए देन a इंटू 3, ठीक है, अल्फा इंटू ए अल्फा इंटू 3, अल्फा इंटू ए अल्फा इंटू 3, यही वाला आंसर आ रहा है, देन 4 इंटू ए एंड 4 इंटू 3, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट हर एक के साथ हमने क्या निकालनी है, पॉसिबिलिटी निकालनी है, ओके जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इफ एक्स इम्प्लाई वाई इज फॉल्स, ठीक है, तो उसने बोला अगर ये फॉल्स है, ठीक है, व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस, देखो ना एक्स इम्प्लॉय फॉर वाई, तो हम ना इसका ट्रूथ टेबल लिख लेते हैं, लेट मी क्विकली राइट इट एज, दिस इज ट्रू फॉल्स, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास ट्रू, this is your false and this is true and this is true, ठीक है, तो ये वाला केस बनेगा हमारे पास इम्प्लीकेशन के केस में, ठीक है, x इम्प्लाई y इज फॉल्स, तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ट्रू है, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, फॉल्स है, ठीक है, व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, तो ट्रूथ वैल्यू निकालनी है हमने, तो नेगेशन ऑफ x क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, ट्रू, नेगेशन ऑफ x इज फॉल्स, एंड y की वैल्यू क्या है, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स कितना होता है हमारे पास, फॉल्स आ जाएगा, दिस डबल इम्प्लाइज x और y, x की वैल्यू क्या है, ट्रू और फॉल्स, दैट इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ट्रू, तो हमें पता है फॉल्स डबल इम्प्लाइज ट्रू, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, फॉल्स आएगी, राइट, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बाई कंडीशनल के केस में कब ट्रू होगा, या तो दोनों ही ट्रू होना हो या फिर दोनों ही फॉल्स हो, राइट, तो अदरवाइज वो फॉल्स ही रहता है, ठीक है जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 58, हाउ मेनी टपल्स आर देयर इन एनएफए स्टेट मशीन, एनएफए में हमारे पास कितने टपल्स रहते हैं, ऑब्वियसली एनएफए में हमारे पास 5 टपल्स रहते हैं, अगर इसकी जगह डीएफए होता तो भी आंसर शुड बी 5। हाउ मेनी टपल्स आर देयर इन अ ट्यूरिंग मशीन, ट्यूरिंग मशीन में हमारे पास कितने टपल्स रहते हैं, ट्यूरिंग मशीन में हमारे पास 7 टपल रहते हैं,
क्योंकि इसमें हम एक स्टैक सिंबल को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, टाउ, ठीक है जी। इसमें टू टू इसमें हम दो रोज को, सॉरी, इसमें हम दो ट्रांजिशंस को ऐड करते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू द NF, तो टोटल 7। ओके, द मशीन मॉडल which is an abstract machine used for the purpose of algorithm complexity is, ठीक है, तो कौन सा रहता है हमारा, देखो जी, रैंडम एक्सेस स्टोर्ड प्रोग्राम मशीन, तो उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस स्टोर्ड प्रोग्राम मशीन, दिस इज सेकेंड वन, ठीक है। तो वो क्या करता है बेसिकली, this machine model is an abstract machine used for the purpose of algorithm development, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, दैट इज रैंडम एक्सेस स्टोर्ड प्रोग्राम मशीन, RASP। द रिकर्सिव डिसेंडेंट पार्सिंग इज ऑल्सो नॉन एज, रिकर्सिव डिसेंडेंट को हम क्या बोलते हैं, टॉप डाउन पार्सिंग, ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं टॉप डाउन पार्सिंग। ओके, machine independent optimization attempt is used to resolve the ambiguity, no. Make a program form complex to intermediate, no. Improve the intermediate code to get a better target code, yes. ये हम use करते हैं. This is also false, right? Okay, let us move to the next questions. Symbol table which is maintained by the assembler is basically an, देखो symbol table क्या होता है हमारा, दैट इज बेसिकली आर डेटा स्ट्रक्चर, जो हमारे डेटा को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है, बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है जी। तो कि कौन सा वेरिएबल है, ठीक है, उसकी क्या टाइप है, ठीक है, एक तरह से डेटा स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है। 64 क्वेश्चन नंबर से डेट अ कंपाइलर डिजाइन द टाइप चेकिंग इज यूजुअली डन ड्यूरिंग, देखो टाइप चेकिंग कब की जाती है, टाइप checking is done during the syntax directed translation. Option number C. We consider a grammar G where LALR parser has N1 state and SLR parser में कितने हैं, N2 state हैं, then which of the following is a relation, तो इन दोनों स्टेट के बीच में क्या रिलेशन रहता है, तो we know that N1 is equal to N2, ये इक्वल में आ सकते हैं, इक्वल में ही होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, राइट। इन कंपाइलर डिजाइन YAG stands for yet another compiler, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 said that a directed acyclic graph or DAG is a directed graph which has, देखो डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, ठीक है, असाइक्लिक मतलब नो लूप, ठीक है, जिसमें कोई साइकिल नहीं होता, ठीक है, विच हैज नो साइकिल, एटलीस्ट वन साइकिल, मल्टीपल साइकिल और ओनली वन साइकिल, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। असाइकिल मतलब जिसमें कोई साइकिल नहीं रहता, फॉर एग्जाम्पल ट्री डोंट हैव एनी साइकिल, राइट। Okay, question number 68. Which is true about multi-tree that is also called as strongly unambiguous graph? देखो unambiguous का मतलब क्या है, that is only having the one interpretation, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक interpretation आना चाहिए, तो उसने बोला there is at least twice the directed paths between the multiple vertices, देखो at least twice मतलब दो तो होने चाहिए, उससे ज़्यादा भी होने चाहिए, तो वो क्या है, ambiguity क्रिएट करेगा, ठीक है। देयर मस्ट बी नो डायरेक्टेड पाथ इन द एंटायर ग्राफ, ये तो कुछ बनता ही नहीं है ना। देयर इज एट मोस्ट मल्टी पाथ्स बिटवीन वन वर्टिसेस, एट मोस्ट मल्टी पाथ्स, ठीक है, एट मोस्ट मल्टी पाथ्स बिटवीन वन वर्टिसेस, एट मोस्ट क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एक होना चाहिए, और इसने क्या बोला, देयर इज एट मोस्ट वन डायरेक्टेड पाथ बिटवीन एनी टू वर्टिसेस, एट मोस्ट वन डायरेक्टेड पाथ मतलब एट मोस्ट वन डायरेक्टेड पाथ होना चाहिए, ठीक है ना। एट मोस्ट मतलब वन और ज़ीरो, राइट। एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, एट मोस्ट क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इतने हो सकते हैं, राइट। ओके, सो ऑप्शन नंबर टी इज करेक्ट इन दिस केस, एम्बिग्विटी के केस में। 69 क्वेश्चन से दैट अ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर इज इन द ग्रेपेक नॉर्मल फॉर्म, ग्रेपेक नॉर्मल फॉर्म में होगी if all the production rules are of the dash form where letter A is non-terminal symbol and the letter A is a terminal symbol, right, तो ये क्या एक तरह से वेरिएबल हो गया और ये क्या हो गया, हमारा टर्मिनल सिंबल हो गया। तो ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म हमें बेसिकली क्या बताता है, ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म हमें ये बताता है कि एक टर्मिनल है, दैट इज a non-terminal is followed by a terminal and any range of
any range of non-terminal symbol. ठीक है, तो option number B is correct in this case. Okay, so this one is correct. Question number 70. Which method is called before the garbage is collected in Java? देखो गार्बेज कलेक्टर के लिए आप कौन सा मेथड यूज करोगे जावा में? फाइनलाइज मेथड, राइट? सो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ठीक है, फाइनलाइज को हम यूज करते हैं एज अ गार्बेज कलेक्टर. क्वेश्चन नंबर 71. What is a suitable return type of a method in Java that does not return any value? ठीक है, जब हमें कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं कर रहे, ठीक है, तब कौन सा मेथड यूज करते हो? वी विल यूज void मेथड, जब हमारे पास रिटर्न करने के लिए कुछ भी नहीं है. देखो इफ आई वांट टू रिटर्न सम इंटीजर तो मैं इंटीजर लगा दूंगी. अगर फ्लोटिंग में रिटर्न करना है तो फ्लोट लगा दोगे. ठीक है, और करेक्टर पॉइंटर कुछ करेक्टर में रिटर्न करें देन यू विल रिटर्न करेक्टर, जैसे कि इंट मेन है ना, तो मुझे इंटीजर टाइप का कुछ रिटर्न करना होगा. बट अगर मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करना तो आई विल यूज फॉर void main. ठीक है, तो ऐसा यूज कर सकते हैं हम. ओके, क्वेश्चन नंबर 72. इन विच ऑफ द फॉलोइंग जावा पैकेज एक्सेप्शन क्लास एग्जिस्ट? ठीक है, तो एक्सेप्शन क्लास कौन से पैकेज में एग्जिस्ट करती है? ठीक है जी, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए क्या है? जावा डॉट लैंग, देन जावा डॉट लैंग्वेज इनपुट आउटपुट यूटिल है, और जावा डॉट ई एक्स पी. तो एक्सेप्शन क्लास कम्स अंडर जावा डॉट लैंग पैकेज. ओके, 72 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. लेट मी टेक अ रेज. ओके, क्वेश्चन नंबर 73. इन जावा डैश वेरिएबल शेयर द सेम मेमोरी स्पेस. कौन से वेरिएबल शेयर करते हैं सेम मेमोरी स्पेस को? ठीक है जी, तो सेम मेमोरी स्पेस को कौन से वेरिएबल शेयर करते हैं? स्टैटिक. ठीक है ना, स्टैटिक. स्टैटिक का जो स्कोप है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहता है, राइट? तो ये अगर फॉर एग्जांपल आपने एक स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया, ठीक है, जैसे आई की वैल्यू क्या है 1. ठीक है, ईच एंड एवरी टाइम वी इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस, तो इसकी वैल्यू है जो वो शेयर होती रहेगी. ठीक है, आई प्लस 2 3 लाइक. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन दिस केस. क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है जावा सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडिंग बिकॉज अ थ्रेड इन जावा. देखो जो थ्रेड्स है, ठीक है, थ्रेड्स क्या करते हैं? थ्रेड्स क्या करते हैं? दैट कैन बी यूज्ड एज एन एपीआई, can be stored outside the main memory. Option number C used as a shared memory space, and option D can be used to link interface. क्यों यूज करते हैं? ताकि हम शेयर कर सकें मेमोरी स्पेस को. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 75. इन जावा विच इज नॉट अ मेथड ऑफ थ्रेड क्लास. थ्रेड क्लास का मेथड कौन सा नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर बी, गेट फर्स्ट इज नॉट अ मेथड इन द थ्रेड क्लास. ओके, question number 76. Which is not a string handling function in C language? string handling function क्या नहीं है? तो उसने बोला strncmp, that is string compare करना. ठीक है, str, then string lower करना, this lwr is for conversion string to lower, and strref string repetition में कुछ लाना. ठीक है, तो str this is not a function in C language, right? Question number 77. Which of the following is not a storage class in C language? ठीक है, तो extern एक storage class है that is used for the global variable. Register is also a storage class for register variable. Virtual is not a storage class. ठीक है, तो option number C is not a storage class. Static is also a storage class. जब हमें throughout the program variable को access करना है, then we'll go for the static. Okay. Question number 78. How much memory is required to store a value of type long double? ठीक है, लॉन्ग डबल के लिए हमें कितने बाइट्स चाहिए? सी लैंग्वेज में कितने बाइट्स चाहिए होते हैं हमें? ऑब्वियसली 10 बाइट्स चाहिए होते हैं. ठीक है, 10 बाइट्स चाहिए होते हैं, और ये स्टोर करता है अप टू 9 डेसिमल पॉइंट्स. मतलब 9 डेसिमल स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है. Question number 79 said that in C programming language, dash function can be used to display the text messages associated with error number. Error number के साथ कौन सा फंक्शन हम यूज करेंगे? That is display error. Option number B.
Okay, display error. Okay, let me erase this. Question number 80. Question number 80. Which is the correct statement in C language for dynamic memory allocation? देखो यहाँ पे हमने डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करनी है विद यूजिंग मैलक फंक्शन. ठीक है, तो कैसे करते हैं हम? सबसे पहले क्या है हमारे पास? पॉइंटर. ठीक है, देन दिस इज इक्वल टू इंटीजर पॉइंटर, देन मैलक कितना आपको चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द साइज ऑफ इंटीजर. दिस इज द करेक्ट वे टू allocate dynamic memory by using the malloc function. Okay, question number 81. Which of the following is not valid file handling mode for opening a file in C language? ठीक है, फाइल को ओपन करने के लिए दिस इज रीड प्लस, दिस इज राइट RO is not any valid file handling function, right? Question number 82. Which of the following declaration is correct in C language? कौन सी declaration correct है? Then this is correct ना? कैसे होगा? Integer, then हमने एक pointer variable को declare किया, that is x. This will contain the address of some variable t. ठीक है जी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x एक pointer variable है एंड टी हमारा एक वेरिएबल है दैट इज कंटेनिंग सम वैल्यू, जैसे कि 5 है और इसका एड्रेस है 100 एंड ये 100 एड्रेस को पॉइंट कर रहा है. दिस इज द करेक्ट. ठीक है, इसका टोटल रिप्रेजेंटेशन ऐसा रहेगा. तो ऑप्शन नंबर 82 का आंसर क्या रहेगा? डी. तो क्वेश्चन नंबर 83 में क्या लिखा है? इन C++ विच इज करेक्ट सिंटेक्स टू डिक्लेयर द प्योर वर्चुअल फंक्शन. तो हमें जब प्योर वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर करना है तो क्या सिंटेक्स रहेगा? तो बेसिकली प्योर वर्चुअल फंक्शन है क्या? So a pure virtual function is a virtual function in C++ for which we need not to write any function definition and only we have to declare it. मतलब जिसकी कोई भी definition नहीं लिखी जाती, we justly declare that function, right? ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, राइट? तो कैसे लिखते हैं हम? वर्चुअल वॉइड s इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, विच बाइंड्स एट्रीब्यूट एंड मेथड्स टुगेदर इन C++? देखो मेथड्स और एट्रीब्यूट को कौन बाइंड अप करता है? ठीक है जी, तो फर्स्ट क्या? ओवरराइडिंग. ओवरराइडिंग क्या होता है? जब हमने सेम नेम के फंक्शन को ओवरराइड किया, राइट? एग्जाम्पल जैसे पहले हमने इंटीजर सम बनाया, बाद में हमने फ्लोट सम बनाया, तो सम फंक्शन इज ओवरराइडिंग हेयर. ठीक है, इनहेरिटेंस क्या है? कि व्हेन हमारे पास एक चाइल्ड क्लास है और हमारे पास एक बेस क्लास है. ठीक है, तो चाइल्ड क्लास क्या करेगी? वो इनहेरिट करेगी सारे एट्रीब्यूट को बेस क्लास के, राइट? सो एनकैप्सुलेशन. एनकैप्सुलेशन क्या करता है? ये बाइंड अप करता है. ठीक है जी, दिस इज द करेक्ट आंसर. एनकैप्सुलेशन बाइंड करता है एट्रीब्यूट एंड मेथड्स को. एंड डी क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, एंड मॉर्फिस क्या होता है? मैनी फॉर्म्स, मतलब एक फंक्शन जो मल्टीपल फॉर्म्स में ऑपरेट कर सके. ठीक है, so this one is not correct. So option C is correct in this case. In C++, by default, all the data members and the member function of class are. देखो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या रहते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट दे आर प्राइवेट. ठीक है, अगर हम पब्लिक यूज़ नहीं करते, ठीक है, तो हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या रहते हैं? वो प्राइवेट रहते हैं. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस केस. ओके, 86 क्वेश्चन नंबर. विच नोटेशन इज which notation in used in, that is यहाँ पे कुछ ambiguity है. ठीक है, which notation is used in C++ to define a destructor? देखो एक होता है कंस्ट्रक्टर जो क्या करता है, व्हेन जब हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ही एग्जीक्यूट हो जाता है. ठीक है, तो डिस्ट्रक्टर क्या है? वो डिस्ट्रक्ट करेगा. ठीक है, दैट इज ऑपोजिट ऑफ कंस्ट्रक्टर. सो टिल्ड नोटेशन इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्टर. देखो फॉर एग्जांपल इफ यू डोंट नो दिस कंसेप्ट, यू नो दिस इज वन इज एड्रेस ऑपरेटर जो पॉइंटर्स के साथ यूज किया जाता है, राइट? एंड दिस इज ऑल्सो अ पॉइंटर रेफरेंस या फिर मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं. इट विल डिपेंड कि वो किस ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जा रहा है. ठीक है, हैश इज यूज फॉर द हेडर फाइल्स. सो द करेक्ट आंसर इज टिल्ड वाला साइन. ओके, इन वेब डिज़ाइनिंग द HTML स्टैंड फॉर. तो यहाँ पे आपको फुल फॉर्म बताना है HTML का. तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टैंडर्ड जर्नलाइज्ड मार्कअप
लैंग्वेज, ठीक है। स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर 88, इन कंप्यूटर ग्राफिक्स द लियांग बर्स्काई एल्गोरिदम इज। कंप्यूटर ग्राफिक में ना लियांग बर्स्काई एक बहुत ही फेमस एल्गोरिदम है जो कि लाइन क्लिपिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो ए इज हिडन सरफेस रिमूवल एल्गोरिदम, नो। बी इज मिनिमम स्पेनिंग ट्री, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सी इज बी इज पी लाइन कर्व जनरेशन, नो। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन दिस case. Okay, question number 89 said that in computer graphics dash deal with the changing the shape and size of the 2D ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखो, इसने बोला जब हमने चेंज क्या करना है, शेप को चेंज करना है, राइट। देखो जी, लेट अस सी द ऑप्शंस नाउ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, रोटेशन। देखो, रोटेट करना क्या है कि लेट अस सपोज कि मेरा ये ऑब्जेक्ट है और मुझे इसको रोटेट करना है, ठीक है। सो इसकी शेप है ना जो ये यहाँ से यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। शेयरिंग क्या करता है, शेयरिंग शेयरिंग क्या करेगा, लेट अस सपोज कि दिस इज अ शेप। अगर मुझे शेयर करना है एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो ये ऐसा हो जाएगा, राइट। तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी। स्केलिंग क्या होता है, इसकी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी साइज को बड़ा या फिर छोटा करना, ठीक है। ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेट करना, मतलब मेरा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है एंड आई वांट टू चेंज द पोजीशन, ठीक है। तो मुझे ये ट्रांसलेट करके यहाँ पे ले जाना है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शेयरिंग। ओके। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 90 सेट द फुल फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर इमेज फाइल फॉर्मेट TIFF, ठीक है। तो TIFF की फुल फॉर्म क्या रहेगी, ठीक है जी। तो बेसिकली TIFF स्टैंड्स फॉर टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, ठीक है जी। टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, दिस वन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये बेसिकली क्या है, इज एन इमेज फाइल फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग द रास्टर ग्राफिक इमेजेस। ओके, तो रास्टर ग्राफिक इमेजेस में यूज़ की जाते हैं। तो कह रहे हैं व्हेन एन इमेज, जब हम एक इमेज को एडिट करेंगे और उसको TIFF से सेव करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो इसकी जो इमेज की क्वालिटी है वो लूज़ नहीं होती। बट जब हम इमेज जो हमारी बेसिकली JPEG होती है और हम उसमें एडिट वगैरह करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो पिक्चर की क्वालिटी है ना, दैट विल लूज़, ठीक है। तो वो ख़राब हो जाती है, ठीक है जी। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, TIFF इमेज, ताकि जो हमारी इमेज की क्वालिटी है वो ख़राब ना हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है, ट्विन्स आर करेक्टराइज्ड ऑफ विच टाइप ऑफ एनिमेशन। तो जो ट्विन्स हैं वो कौन सी एनिमेशन के साथ काम करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, रास्टर रास्टर स्कैन एनिमेशन। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, ग्लोबल एनिमेशन। ऑप्शन नंबर सी इज वेक्टर एनिमेशन एंड डी इज स्केलर एनिमेशन। तो ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेक्टर एनिमेशन के साथ हम ट्विन्स को यूज करते हैं। ओके, so question number 92 said that in computer graphics, the refresh rate is basically measured in, जो refresh rate है उसको आप कैसे measure करोगे, ठीक है। MPS, then hertz, then BPS and then MIPS। ओके, तो बेसिकली इट वुड बी hertz, ठीक है। hertz में measure करते हैं हम refresh rate को, like 1.5 hertz, ठीक है। Question number 93. How much memory is required to implement Z-buffer algorithm for a 512 into 512 into 24-bit plain image? Okay, तो कितना चाहिए? तो basically Z-buffer क्या है? Z-buffer is used for hidden surface detection. It is also called as the depth buffer method. ठीक है जी, तो पूछ सकते हैं कि Z-buffer is also known as depth buffer method. Okay, the time complexity is the number of pixels times the number of objects, and the space complexity is 2 times the number of pixels because two arrays of pixel are required, one for the frame and other for the depth buffer. तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, मेमोरी। तो मेमोरी क्या है, ट्वाइस, दो बार हमने क्या करना है, हमें दो अरेज चाहिए, क्यों, एक चाहिए हमें फ्रेम बफर और सेकंड क्या चाहिए, डेप्थ बफर, ठीक है जी। ओके, चलो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो वी आर गिवन 512 इंटू 512 इंटू 24 बिट, राइट, 24 बिट।
अब हमने बोला कि इसको मेमोरी के लिए ट्वाइस चाहिए होता है, इधर व्हाट यू डू, या तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको या फिर इस सेम को प्लस कर दें ट्वाइस, ठीक है, मतलब दिस प्लस 512 इंटू 512 इंटू 24। तो ईजी क्या रहेगा, हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, दैट शुड बी ईजियर, कैलकुलेशन में भी ईजी रहेगा। अभी हमें क्या करना है, वो सिंपल इसको 2 की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 9, 512 को हम 2 रेज टू द पावर 9 लिखेंगे, यहाँ पे भी हम इसको 2 द पावर 9, ठीक है, 24, 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना, साथ में बिट लिख लो, दिस शुड बी इंपॉर्टेंट जस्ट बिकॉज हमें कन्वर्ट करना है बाइट में, है ना, एमबी में आंसर गिवन है। ओके, सो सिंपल, अब इसको हम थोड़ा बाइंड करेंगे, कैसे, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 20, 2 रेज टू द पावर 20, देखो ये 3 सेम एज इट इज आ गया, ठीक है, ये 8 की पावर 8 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट, तो ये क्या हो गया एक तरह से, दिस इज व्हाट 2 पावर 10, और यहाँ से हमने ले लिया दैट इज 2 पावर 10, तो दिस इज बेसिकली 2 पावर 20, ठीक है, ये किस में है, बिट्स में है, राइट, बिट्स में है, ठीक है, ओके। और अगर मुझे इसको बाइट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, दिस शुड बी डिविजिबल बाय 8, ठीक है ना, 8 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 1s are 2, दिस इज द 4, दिस इज अगेन 2 1 the 2, दिस इज 2, 3 बाय 2, ठीक है, 3 बाय 2, इसको करोगे तो कितना आएगा, दिस इज योर 1.5, 1.5 ना, और साथ में 2 पावर 20, 2 पावर 20 क्या होता है, दिस इज योर MB, okay, so 1.5 MB should be the answer. Option number D is correct for this question. Okay, question number 94 said that which of the following is the largest level of hierarchy of data recognition. Data recognition के केस में हमारी सबसे हाई लेवल की हायरार्की क्या रहेगी, देन इट वुड बी डेटाबेस, ऑप्शन नंबर ए शुड बी द राइट आंसर, डेटाबेस इज द हायर लेवल ऑफ हायरार्की, राइट। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, देखो डेटा फाइल मतलब सिंगल फाइल रहेगी, देन डेटा रिकॉर्ड लाइक दिस वन इज अ सिंगल टपल रिकॉर्ड, बट डेटाबेस इज द कंसिस्टिंग द ऑल दिस थिंग्स, राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a type of key in DBMS. तो ए क्या बोल रहा है, कैंडिडेट की, बी इज द कॉम्पोजिट की, सी इज द ऑल्टर की एंड डी इज द यूनिक की, तो व्हाट शुड बी द आंसर, आंसर शुड बी द ऑल्टर की, ऑल्टर की नहीं होती हमारे पास, देयर आर ऑल्टरनेटिव कीज, वो कैसे बनती हैं, जब हमने देखो इनिशियली वी हैव कैंडिडेट की में से एक ही चूज कर ली, वो बन गई हमारी प्राइमरी की, रेस्ट आर कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिव, राइट, ऑल्टरनेटिव कीज, बट ऑल्टर की इज डिफरेंट कंसेप्ट, राइट, ठीक है, so question number 96 said that let R is equal to A B C D E F be a relational schema with the following dependencies, तो which of the following is a key for R, ठीक है, हमें R के लिए की निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, ओके, सो लेट अस चेक, देखो F गिवन है, A गिवन है, D गिवन है, B गिवन है, ठीक है जी, तो कैसे आएगी हमारे पास की, ओके वी हैव टू फाइंड आउट, यहाँ से ना हम क्लोजर निकाल सकते हैं सबसे सिंपल, जैसे कि EC का क्लोजर निकाला, ठीक है, EC, तो EC तो रहेगा ही रहेगा, ओके, C implies F, ओके, E implies A, ओके, एंड EC implies D, राइट, एंड A implies B, ठीक है, तो हमारे पास A B C D E F सब चीज़ें आ गई हैं, सो दिस शुड बी द आंसर, ओके, ओके, यू हैव टू चेक फॉर दीज ऑल्सो, तो ये कंप्लीट नहीं होंगे, बट दिस इज कंप्लीट और हमारे फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया, ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट फर्दर, आप कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए, इसी शुड बी द आंसर। Let us move toward the question number 97. Question number 97 said that in the context of big data, the veracity tells you about. देखो जी, बेसिकली बिग डेटा में क्या है हमारे पास 5 वेज का कंसेप्ट रहता है,
तो which one are these five V's? The very first is velocity, number 2 volume, number 3 value, number 4 variety and number 5 veracity. ओके, तो वेरेसिटी क्या है? जो रेफर करता है क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द डेटा. तो देखो क्वालिटी और एक्यूरेसी की बात कहाँ पे हो रही है? ऑप्शन नंबर ए. सो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस. ओके, let me take a pen. So this one is the correct answer. To refer to a specific instance of a relation in a relational model, the term used is known as. Obviously जब आप एक पर्टिकुलर इंस्टांस की बात करोगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? रिलेशनल इंस्टांस. इंस्टांस क्या है? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे. ठीक है जी. तो ऑप्शन नंबर 99 क्या बोल रहा है? व्हेन एन सीक्वल स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, सीक्वल स्टैंडर्ड स्पेसिफाई स्टार्ट ऑफ अ. देखो, जब हमने एक सीक्वल की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना शुरू किया, सीक्वल क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को, तो हम क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं, राइट? ट्रांजेक्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 100. इन RDBMS टू स्पेसिफाई नॉर्मल ज्वाइन यूजिंग द कीवर्ड इनर इज. जब आपको स्पेसिफाई करना है एक नॉर्मल ज्वाइन को यूजिंग द कीवर्ड इनर, इनर को यूज करना क्या है? दैट इज मैंडेटरी, ऑप्शनल, इंडिपेंडेंट और फ्री. ठीक है, तो इट वुड बी ऑप्शनल. तो ऑप्शन नंबर 100 वुड बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शनल है ये यूज करना. ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, इट वुड बी ऑप्शनल. ओके,